ना उधर लेकिन वाला बैग में है, ब्लैक बैग में है। हाँ हाँ यस स्टार्ट करेंगे। कल हमने वो न्यूमेरिकल्स कर लिए थे ना। ओके गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज टॉपिक करते हैं। आज जो टॉपिक का नाम है वो आता है, टॉपिक का नाम वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज द लास्ट लॉ ऑफ दिस टॉपिक है। हाँ, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। समझो बच्चों, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या होता है। ये ग्राफ बना रहे हैं ऐसे, इधर को वेवलेंथ है, इधर को इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन है। वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है वो आप ध्यान से समझना। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन क्यू ए इंटू टी, यानी एनर्जी। अब देखो वीन्स ने क्या देखा, वीन्स ने ये देखा कि जब एनर्जी, जो एमिसिविटी है, जो एनर्जी है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए इंटू टी, उसका वेवलेंथ के साथ ग्राफ इसने देखा, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा बना, ऐसा कुछ ग्राफ बना, दोबारा बना रहा हूं, ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बना। इसका मतलब क्या है ग्राफ का, ये देखो इसका मतलब ये है, ये वेवलेंथ है λ1, इस पर एनर्जी निकली, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब होता है
number of radiation, intensity of radiation is also proportional to number of radiation. ठीक है, कहता एक वेवलेंथ पर, इस वेवलेंथ पर λ1 पर रेडिएशन निकलती हैं, मान लो कितनी रेडिएशन निकलती हैं। जब ना आप किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, रेडिएशन छोड़ता है। ये डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ेगा। ये क्या करेगा, डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ेगा। ठीक है, अब जो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ेगा, वीन्स ने देखा कि जो वेवलेंथ λ1 थी उसकी रेडिएशन ये थी, इतनी थी। वेवलेंथ λ2 की रेडिएशन इतनी है, वेवलेंथ λ3 की रेडिएशन इतनी है। ऐसे करते करते ये देखो ऊपर को रेडिएशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। λ1 की रेडिएशन 10 थी, λ2 वेवलेंथ वाली रेडिएशन 20 थी। रफली ड्रॉ करा रहा हूं, ये रफली। वेवलेंथ λ3 की रेडिएशन कितनी थी, 30। ऐसे करते 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 कहता एक वेवलेंथ λ4 पर रेडिएशन मैक्सिमम निकली, मैक्सिमम रेडिएशन λ4 की मिली। उसके बाद फिर कम है, उसके बाद फिर कम है। यानी ये कहता है, वीन्स कहता है किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे मैक्सिमम होती हैं जब किसी बॉडी का हम टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो वो डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशन छोड़ता है। उसमें से एक वेवलेंथ की रेडिएशन ऐसी होती हैं जो सबसे ज्यादा होती हैं। क्लियर, समझ आई बात कि नहीं? अब जो ये वेवलेंथ की रेडिएशन सबसे ज्यादा होती हैं, ये वाली वेवलेंथ की रेडिएशन जो सबसे ज्यादा होती हैं, इसको लैम्डा मैक्सिमम नाम दिया जाता है। क्लियर? ये मान लो टेम्परेचर T1 पे हुआ। ये कौन से टेम्परेचर पर हुआ, T1 पर। मान लो कोई भी टेम्परेचर मान लेते हैं, 2000 केल्विन मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मैंने और टेम्परेचर बढ़ाया तो रेडिएशन और ज्यादा निकलेंगी। अब वीन्स ने देखा, फिर जो अगला ग्राफ बना कुछ ऐसा बना, जो अगला ग्राफ बना कुछ ऐसा बना। ये टेम्परेचर T2 पर था। अब इस ग्राफ का मतलब क्या है बच्चों? यस, इस ग्राफ का मतलब बताना आप लोगों ने। अब देखो ध्यान से, फिर देखते हैं दोबारा जो पहले देखा था। λ1 के पर रेडिएशन निकली मान लो 30 निकली, λ2 पर कितनी निकली, 40 निकली, λ3 पर कितनी निकली, 50 निकली, λ4 पर क्या हो गई, सबसे मैक्सिमम 60। बट ये जो लैम्डा मैक्सिमम है बच्चों, वो ध्यान से देखो, वो पहले वाले लैम्डा मैक्सिमम से कम है। देखो ये जो लैम्डा मैक्सिमम है, यहां पर लैम्डा मैक्सिमम मान लो वेवलेंथ 1000 एंगस्ट्रॉम पे सबसे ज्यादा निकल रही थी। ये है 9000 वेवलेंथ की एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा निकल रही है। क्लियर है कि नहीं? आपको क्या समझ आ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हो रहा है, मैक्सिमम वेवलेंथ वाली जो रेडिएशन निकल रही है उसकी वेवलेंथ कम हो रही है। ठीक है बच्चों, समझ आया कि नहीं आया? हाँ, इसको मैं रब कर रहा हूं, इसका लैम्डा मैक्सिमम मैं ड्रॉ कर रहा हूं यहां पर। अब देख लो, इसका जो लैम्डा मैक्सिमम मैं बच्चों ड्रॉ कर रहा हूं वो कुछ यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये पहले वाले का लैम्डा मैक्सिमम था, ये दूसरे वाले का लैम्डा मैक्सिमम था,
ये लैम्डा मैक्सिमम किसका था, पहले वाले का, ये लैम्डा मैक्सिमम दूसरे का टेम्परेचर का। इसी तरह और देखा इसने, फिर एक और ड्रॉ किया, तो फिर वो और इधर को शिफ्ट हो गया बच्चों, इधर को और शिफ्ट हो गया। टेम्परेचर T3 ये 3000 केल्विन मान लो, ये 4000 केल्विन मान लो, और लैम्डा मैक्सिमम इसकी और कम हो गई। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने से, टेम्परेचर बढ़ाने से मैक्सिमम वेवलेंथ वाली रेडिएशन की वेवलेंथ कम हो रही है। नंबर ऑफ रेडिएशन तो बढ़ रही है ऊपर को, लेकिन उनकी वेवलेंथ क्या हो रही है, Decrease. द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्सिमम डिक्रीज। यहां तक ये ग्राफ जो है ना बच्चों वो बना लो। ग्राफ बनाना है आपने, ये तो समझने के लिए था, ये बनाना है ग्राफ आपने, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब ये जरूर लिख लेना कि इसका मतलब ये होता है कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन बढ़ाने का मतलब होता है नंबर ऑफ रेडिएशंस को बढ़ाना। रफली इफ वी वांट टू अंडरस्टैंड दिस मोर, तो हम यहां पर लिख सकते हैं बच्चों कि अगर मैंने टेम्परेचर माना है कितना, टेम्परेचर मैंने 2000 केल्विन माना, तो वेवलेंथ मान लो लैम्डा मैक्सिमम जो है उसकी कुछ वैल्यू होगी, मान लो कितनी मान ले, बोलो। Lambda 4. 4000 एंगस्ट्रॉम मान ले, वैसे ही 4000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर 3000 पे कितना होगा वेवलेंथ मैक्सिमम, बोलो। 3000. वेरी गुड। और 4000 पे कितना हो जाएगा, 2000 angstrom. यानी कहने का मतलब आपको क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं बच्चों, वैसे वैसे मैक्सिमम वेवलेंथ कम हो रही है रेडिएशंस की। यानी आई कैन राइट लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, बोलो। लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी है बच्चों, इसमें कोई डाउट है किसी को? ओके, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, ठीक है। यानी लैम्डा मैक्सिमम, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं बच्चों, हाँ। तो लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू बी हो गया। ये जो बी होता है बच्चों, ये हमारा वीन्स कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.89810⁻³ इसकी यूनिट क्या होगी, वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है मीटर, टेम्परेचर की क्या होती है Kelvin. मीटर केल्विन। दिस इज योर यूनिट, दिस इज कॉल्ड वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। दिस इज कॉल्ड बच्चों वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसी को तो बोलते हैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। कोई डाउट है यहां तक किसी को?
एक चीज मैं और बता दूं, इसको आप ना यहाँ से हटा दो अगर आप इसको लिख रहे हो। ये देखो, इसका मतलब ये होता है टेम्परेचर और वेवलेंथ की प्रोडक्ट कांस्टेंट रहती है। पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 8000, फिर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ गया 8000। ये एक कम होगी दूसरी बढ़ गई, दोनों की प्रोडक्ट क्या रहेगी कांस्टेंट। क्लियर है? ये तो हमने वैसे ही अज्यूम करके वैल्यूज आपको बताया है। दिस इज कॉल्ड वीन्स लॉ। इसमें एक दो चीजें और हैं बच्चों समझने वाली, वो भी मैं आपको समझाता हूं। एक दो चीजें, ये आपको क्लियर है यहां तक फर्स्ट वाला? इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं बच्चों। इसके अंदर देखो, वीन्स लॉ के अंदर यहां पर क्या थी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। यहां पर क्या था, वेवलेंथ, और इसका ग्राफ कुछ बना था ऐसे। ठीक है, ये ग्राफ के नीचे का क्या आ गया, एरिया अंडर द कर्व आ गया। बच्चों जो ये एरिया अंडर ग्राफ है, इसको बोलते हैं टोटल इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। टोटल इंटेंसिटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब जो टोटल इंटेंसिटी है यानी टोटल रेडिएशन है, ये है सारी, है ना, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते थे तो क्या होता था, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनता था। अब इसका एरिया कुछ ये होगा, बोलो। यानी अब अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो एरिया अंडर द ग्राफ भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। क्लियर? ये मेरा दूसरा पॉइंट है। आप ये लिख सकते हो, हायर टेम्परेचर तो मोर रेडिएशन। ये दूसरा पॉइंट है। हायर टेम्परेचर देयर विल बी द मोर रेडिएशन। जो रेडिएशन होती हैं उनकी इंटेंसिटी जो Q/A/T होती है, वो हम कर चुके हैं, वो टेम्परेचर की पावर 4 पर डिपेंड करती है। ये मैं करवा चुका हूं आपको। ये दूसरा पॉइंट लिख लो बच्चों। अब वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फायदा क्या है, इसकी बात करते हैं। क्या फायदा है इसका वीन डिस्प्लेसमेंट लॉ का? बहुत ज्यादा फायदा है, आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा फायदा है। देखिए क्या फायदा है। रब कर दूं? इसका फायदा देखो, बेनिफिट, या फिर इसको लिख लो एप्लीकेशन। इसकी एप्लीकेशन क्या है वीन्स लॉ की? इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट स्टार्स। अलग अलग स्टार का टेम्परेचर पता करना है तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पता कर यूज करते हैं। जैसे सन का, सन है ना, उसका टेम्परेचर पता करना है। सन का टेम्परेचर थर्मोमीटर से थोड़ा ना मेजर होगा, है ना, उसका इनडायरेक्ट मेथड से होगा। कौन सा इनडायरेक्ट मेथड होता है? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और इससे कैसे होता है वो बात करता हूं मैं आपको। लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू बी होता है। बोलो बच्चों, अगर सन है, सन से रेडिएशन आ रही है, सन से रेडिएशन आ रही है ऐसे, है ना, जब ये सन से रेडिएशन आ रही है डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशन आएंगी। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा होंगी, वो हम मेजर करेंगे भी कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा है।
जो रेडिएशन सबसे ज्यादा होंगी वो लैम्डा मैक्सिमम हमें पता लग जाएगी, मेजर कर लेंगे, नोट कर लेंगे। जो सन रेडिएशन छोड़ता है हमें पता है कौन कौन सी रेडिएशंस होती हैं, उनकी वेवलेंथ हमें पता होती है, रेड कलर की ये है, वायलेट की क्या है, सारी हमें ये चीजें पता हैं। तो लैम्डा मैक्सिमम हमें पता लग जाएगा भी कौन सी वेवलेंथ वाली रेडिएशन सबसे ज्यादा आ रही है, वो मैं यहां पर वैल्यू पुट कर दूंगा। बी कांस्टेंट मुझे पता है, आई कैन कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार। किसी भी सन स्टार का टेम्परेचर पता करना है तो इससे हम पता लगा सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं जो पेपर में आते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखो, बाय स्टडिंग द रेडिएशन emitted by a star, it was observed that wavelength corresponding to maximum emission is 4000 angstrom. Then what will be the temperature of that star? What will be the temperature of that star? सही, एक नंबर स्लो कर दे फैन यार, ये स्क्रीन हिल रही है। हाँ जी, कर दोगे? करो ट्राई क्वेश्चन। हाँ, बी दी वैल्यू लिखवाई था सी। हाँ हाँ हाँ, 3 भी ले सकते हैं। लैम्डा मैक्सिमम इंटू टी इज इक्वल टू बी। लैम्डा मैक्सिमम कितना है बच्चों? 4000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है? 10 की पावर -10। टेम्परेचर पता करना, बी की वैल्यू कितनी है? 2.9 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करके देखो, 7500 केल्विन आ जाएगा, 7500 केल्विन। देखना आ रहा है कि नहीं सभी का? हाँ जी, आ रहा है कि नहीं? एनसीईआरटी की बुक लेकर आए हो सभी? है मोबाइल में है पीडीएफ? देखते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सन है बच्चों, एक स्टार है, इसकी लैम्डा मैक्सिमम है 35 नैनोमीटर, 350 नैनोमीटर। इसकी लैम्डा मैक्सिमम है 510 नैनोमीटर। फाइंड टेम्परेचर ऑफ सन टू द स्टार की रेशियो। ये बताओ जल्दी से। हाँ जी, ऑनलाइन वाले आज कर नहीं रहे, क्या हो गया? हेलो हेलो। Yes. हाँ बच्चे, बोला करो तुम भी, आज शांत बैठे हो। तुम्हें पता है लैम्डा मैक्सिमम जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो टी सन अपॉन टी स्टार इज इक्वल टू क्या होगा?
लैम्डा स्टार अपॉन लैम्डा सन। लैम्डा स्टार कितना है बच्चों? 350। लैम्डा सन कितना है? 510। डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.7। कोई डाउट है? No, sir. ये हमारा टॉपिक हो गया खत्म। ये बच्चों हमने टॉपिक कर दिया खत्म। इसको मैं रब कर रहा हूं, कर दो रब। इसके बाद लिख लो कन्वेक्शन, थोड़ा सा लिख लो। हमने कंडक्शन कर लिया, रेडिएशन कर लिया और कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है? प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट of the medium to other point of medium with physical dislocation of particle from one end to other end। कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर का मतलब पता है ना बच्चों? मैंने आपको बताया था, एक कंटेनर के अंदर अगर आप पानी भर दो, है ना, इसके अंदर क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स होंगे, जब आप पानी गर्म करोगे तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये हीट अप हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। ऊपर वाले कहाँ आ जाएंगे? नीचे। यानी हीट ट्रांसफर होती है विद द फिजिकल डिसलोकेशन ऑफ द एटम मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल खुद जाकर हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। दैट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन। कोई डाउट है? इसमें टू टाइप्स होती हैं बच्चों हीट ट्रांसफर की। एक तो होती है नेचुरल कन्वेक्शन, ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना, हल्का सा थ्योरेटिकल एक दो लाइनें ही हैं, उसको ही मैं करवा रहा हूं। नेचुरल कन्वेक्शन। और एक होती है फोर्स्ड कन्वेक्शन। एक होती है बच्चों हमारे पास नेचुरल कन्वेक्शन, और एक क्या होती है? यस, फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको दिखाया, पानी भर दो कंटेनर के अंदर, उसको हाँ हीट कर दो, तो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर वाले भी क्या हो जाते हैं? हीट हो जाते हैं। ऊपर वाले नीचे, नीचे वाले ऊपर, ये प्रोसेस क्या होता रहता है? चलता रहता है। दूसरा, फोर्स्ड कन्वेक्शन के अंदर क्या होता है? आपने यहां आग लगा दी ऐसे, ठीक है, सर्दियों में आग लगा देते हो, यहां पर मैंने लगा दिया फैन। जब फैन लगाया तो ये हीट कहाँ पहुंचने लग जाएगी? हमें यहां तक पहुंचने लग जाएगी, हमारे हाथों तक। होता है कि नहीं? इसको बोलते हैं हम फोर्स्ड कन्वेक्शन। दीज आर कॉल्ड फोर्स्ड कन्वेक्शन। और ये क्या होती हैं हमारे पास? नेचुरल कन्वेक्शन। अपने आप हीट ट्रांसफर कर रही है। यहां पर हीट ट्रांसफर करने के लिए हमने क्या लगा दिया? एक्सटर्नल डिवाइस, फैन लगा दिया। नोट कर लो फटाफट इसको। इसमें लिख लो रेट ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का जो रेट होता है वो क्या होता है? dq अपॉन dt इज इक्वल टू एच ए डेल्टा टी होता है। ये सीधा ही लिख लो। h होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। h इज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन।
ये लिख लो आप बच्चों फटाफट इसको। मैम बैठे हैं उधर बैठे हैं ऑफिस में। H इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। लिख लो बच्चों फटाफट, H इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कन्वेक्शन। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है ना? यस सर। अच्छा, नोट कर लिया था वो सारा? यस सर। ओके बच्चों, अब हमारा थर्मल जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर था, इसके हमारे 3 पार्ट थे। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देता हूं। इसके अंदर मैंने आपको करवा रहा था चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर चैप्टर करवा रहा था। इसके 3 हिस्से थे। कौन कौन से? फर्स्ट वाला तो क्या था? फर्स्ट वाला था हीट ट्रांसफर, नहीं फर्स्ट वाला था थर्मल एक्सपेंशन। सेकंड वाला पार्ट क्या था? हीट ट्रांसफर। और लास्ट वाला पार्ट है कैलोरीमेट्री। अब मेरा लास्ट वाला पार्ट रह गया बच्चों। मैंने हीट ट्रांसफर पूरा करवा दिया। 3 मेथड होते थे थर्मल एक्सपेंशन में, आपको पता है, लीनियर एक्सपेंशन, सरफेस एक्सपेंशन, क्यूबिकल एक्सपेंशन। जब ये पूरा लास्ट वाला हो जाएगा, ये कैलोरीमेट्री हो जाएगा, तब आज जाकर आपका इसका ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट हमेशा पूरे चैप्टर का होगा, ठीक है। इसका मैंने थर्मल एक्सपेंशन का भी टेस्ट लिया हुआ है। हीट ट्रांसफर का टेस्ट आपका सैटरडे को हो जाएगा। हाँ, मंडे करना है। हाँ मंडे को टेस्ट कर देंगे हीट ट्रांसफर का। इस बार सैटरडे को क्लास लगाएंगे। हाँ, उससे अगले सैटरडे को हम ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे। तब तक हमारा कैलोरीमेट्री खत्म हो जाएगा। कल बच्चों आपकी क्लास लगेगी, टेस्ट मंडे को होगा, ठीक है। कल मैं आपको कैलोरीमेट्री करवाऊंगा और आज भी स्टार्ट कर रहा हूं। अभी 5-7 मिनट पड़े हैं, तो कैलोरीमेट्री स्टार्ट करते हैं। कर दे स्टार्ट कैलोरीमेट्री। कल अगर आपके हीट ट्रांसफर तक के कोई डाउट होंगे तो आप डाउट ले सकते हो, और वो डाउट ना मुझे अगर आप सेंड कर दो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, तो दैट विल बी मच बेटर। तो मैं आपको साथ के साथ सभी के डाउट कॉमन ले लूंगा उसके अंदर, ठीक है। ओके जो भी आपको इसके डाउट्स होंगे, मैं आपको इसकी शीट भी भेज दूंगा। शीट के अंदर ऑब्जेक्टिव शीट, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करो पहले तो। मेनली एनसीईआरटी के बुक के क्वेश्चंस होते हैं ना, 30-30 क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, वो क्वेश्चन करो आप एनसीईआरटी के, उसके डाउट लो मुझसे आप, ठीक है बच्चों। तो करते हैं स्टार्ट आज टॉपिक कैलोरीमेट्री। लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा आज स्टार्ट सा कर लेते हैं, कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अच्छे लेवल पर, ठीक। हाँ जी बच्चों, कैलोरीमेट्री में क्या होता है पहले तो ये देखते हैं। इसको रब कर रहा हूं मैं, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या कहती है? देखो सबसे पहले तो कैलोरीमेट्री में बच्चों आपको सबसे पहले हीट तो पता है, हीट क्या होती है? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, यस, फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो हीट ट्रांसफर करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है, उसको बोलते हैं हीट, ठीक है। एक बॉडी है,
ए एक बॉडी है, बी इसका टेम्परेचर T1, इसका T2, टेम्परेचर T1 T2 से ज्यादा हो तो हीट एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, हीट। हीट की यूनिट क्या होती है, जूल भी होती है एंड कैलोरी भी होती है, 2 यूनिट होती है। तो कैलोरी क्या होता है, व्हाट इज कैलोरी? कैलोरी क्या होता है? इट इज द अमाउंट of heat required to increase the temperature of 1 gram water at 1, लिख लो इसको, 1 atmospheric pressure by 1 degree centigrade by 1 degree centigrade, that is 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। बच्चों दोबारा समझो क्या होता है कैलोरी। कैलोरी होता है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर। 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना है तो उसे क्या बोलेंगे हम, कैलोरी। दैट इज अगर मान लो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, उसको 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड करना है तो उसको 1 कैलोरी हीट बोलेंगे। बच्चों अब देखो जो हीट है ना, पहले हीट को एनर्जी की फॉर्म में नहीं माना जाता था, हीट को नहीं एनर्जी मानी जाती थी। फिर बाद में हीट एक्सपेरिमेंट से पता लगा हीट इज एनर्जी। जब पता लगा हीट एक एनर्जी का काम करती है, एनर्जी होती है, तो मैकेनिकल एक लॉ बना जिसको बोलते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, जे, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जे। तो ये J इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। J जो होता है इसको बोलते हैं कन्वर्जन फैक्टर। अगर हीट को एनर्जी में सॉरी जब एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है तो ये J होता है कन्वर्जन फैक्टर, W होता है वर्क डन या एनर्जी, Q होता है हीट। ठीक है बच्चों, 1 जूल इज इक्वल टू 1 कैलोरी अपॉन, एक चीज और याद रखना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। तो 1 जूल कितना हो जाएगा बच्चों, 1 कैलोरी बाय 4.2। अगर 1 जूल वर्क होगा तो इतनी हीट होगी, उसके बाद 1 कैलोरी बाय 4.2। ओके बच्चों, यहां तक क्लियर है, इतना समझ आ गया आपको? इसके Yes, बाद sir. इसके बाद मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दूं रब। इसके बाद बच्चों देखो, देखा गया बाय एक्सपेरिमेंट, हीट सप्लाइड, जितनी हीट हमने सप्लाई की बाय हॉट सब्सटेंस, हीट सप्लाइड बाय हॉट सब्सटेंस टू कोल्ड सब्सटेंस is directly proportional to, is directly proportional to, जो बच्चों हम किसी बॉडी, एक हॉट बॉडी है एक कोल्ड बॉडी है, हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी को जो हीट ट्रांसफर कर रही है, यानी इनका जो टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी जो हीट ट्रांसफर कर रही है क्यों, वो किस पर डिपेंड करती है, इनके टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करती है। कितनी हीट ट्रांसफर होगी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, वो किस पर डिपेंड करेगा, बोलो, उनके टेम्परेचर डिफरेंस पर।
और किस पर डिपेंड करेगा, इस बॉडी, इन बॉडी के मासेस पर। तो दोनों को कंबाइन करते हैं तो m डेल्टा टी हो जाता है। Q इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, कुछ कांस्टेंट लगा लेते हैं, S लगा लेते हैं। S को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। तो S किसके इक्वल आ गया, Q m डेल्टा टी। S इज इक्वल टू, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है। यूनिट, इसकी यूनिट क्या होंगी, हीट की यूनिट क्या होती है पता है आपको, जूल। जूल। SI यूनिट होती है जूल, अपॉन मास की होती है केजी, और टेम्परेचर की क्या होती है बच्चों, केल्विन। वेरी गुड। So your voice is breaking. ओके बच्चे, नो प्रॉब्लम, आई विल सेंड यू रिकॉर्डिंग ऑफ दिस लेक्चर आफ्टर द क्लास। ठीक है, उसमें आप दोबारा लगा लेना एक बार, ये एक्चुअली नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाती है कई बार। तो एक और यूनिट बच्चों इसकी, सीजीएस यूनिट। हीट को क्या बोलते हैं दूसरी यूनिट, कैलोरी। मास को क्या बोलते हैं, ग्राम। टेम्परेचर सेंटीग्रेड। ये सेल्सियस सीजीएस यूनिट होती है, ये सेल्सियस यहां पर आ जाएगा, ये सही यूनिट हो गई है। क्लियर है बच्चों। अगर मैं आपको कह दूं बच्चों, बॉडी का मास 1 ग्राम है, टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू के बराबर हो जाएगी। Yes, sir. स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू क्यू के इक्वल हो जाएगी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड। स्पेसिफिक हीट किसके इक्वल होगी, हीट के बराबर होगी। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, स्क्रीनशॉट लेना, कैंसिल हो जाएगी मीटिंग। रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, मीटिंग कैंसिल हो जाएगी यहां तक, जल्दी से। बस यहां तक करना है, बाकी कल आगे करेंगे।